हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 5वां, जिसका शीर्षक है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि आज इस अध्याय का 9वां वीडियो है, यानी आज हम लोग भाग 9 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस अध्याय से जुड़े 8 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वह वीडियो देखें, ताकि आपको यह भाग, यह वीडियो और इससे इस अध्याय से जुड़े आगे सभी वीडियो बहुत ही अच्छी तरीका तथा आसान तरीका से समझ में आ जाए। बच्चों, इसके पिछले वाले वीडियो में यानी भाग 8 में हमने सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी मॉडुलस का एक ओवरव्यू लिया था, एक इंट्रोडक्शन क्लास लिया था। उसे ग्राफिकली मैंने आप सभी को समझाया था कि मॉडुलस यानी मापांक किसे कहा जाता है। ग्राफिकली हमने इसको आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीक़े से समझाया था। यानी कि कहिए इसका पिछला वाला वीडियो जो भाग 8 था, वो पूरा तरीका से एक ओवरव्यू था, एक इंट्रोडक्शन था। किसका? तो सम्मिश्र संख्या का मापांक का। आज के इस वीडियो में हम लोग सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरे ये डिटेल में पढ़ेंगे, इसको और इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ाएंगे और इस टॉपिक को, इस विषय को, मापांक यानी मॉडुलस को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। किसे क्या कहा जाता है, इसको क्या से दर्शाया जाता है, इसका कुछ फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है, इसे अपने क्वेश्चन यानी अपने प्रश्न में कैसे अप्लाई करें, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो ये सभी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। मॉडुलस यानी मापांक जानने के बाद हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, जिसे अंग्रेजी में कॉन्जुगेट कहते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके आगे बढ़ते हुए हम लोग जानेंगे कि सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी किसे कहते हैं, ये क्या होता है, इसका भी क्या कुछ सिंबल होता है कुछ दर्शाने का, इसे अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, इस टॉपिक से जुड़े किस प्रकार के क्वेश्चन, किस प्रकार से के प्रश्न हमारे परीक्षा में, हमारी किताबों में दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग यदि कुछ उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कुछ उदाहरण भी लेंगे और अंत में इस वीडियो को ख़त्म करते करते हम लोग कॉन्जुगेट से जुड़े या फिर कहिए कुछ मॉडुलस से भी जुड़े कुछ आइडेंटिटीज यानी कि तत्समक के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे पूरे कक्षा 11वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ना ही सिर्फ कक्षा 11वीं के लिए बल्कि +2 के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी भी करोगे तो ये जो तत्समक है वो आपका शॉर्ट ट्रिक का काम करती है। तो चलिए, मैंने अभी आप सभी को बता दिया कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय को गवाए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी कि मॉडुलस। अब जैसे ही हम लोग सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी मॉडुलस के बारे में बात करने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले सवाल उठता है कि सर, इसका डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों, इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आप सभी को इसकी परिभाषा के साथ साथ इसको ग्राफिकली कैसे समझा जाए वो भी बहुत अच्छा तरीके से समझाया था, लेकिन यहाँ पे मैं बस इसका परिभाषा बता दे रहा हूँ। यदि आपको इसका फील लाना है, यदि आपको उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि इसे ग्राफिकली कैसे समझा जाए, इसे 3D में कैसे समझा जाए, तो आप इसके पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वह वीडियो देखने से आपको इस टॉपिक से जुड़े अंदर से फीलिंग आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सम्मिश्र संख्या का मापांक किसे कहा जाता है। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या की ओरिजिन यानी 0,0 से दूरी को हम उस सम्मिश्र संख्या का मापांक कहेंगे। फिर से पढ़िए,
किसी भी सममित संख्या की ओरिजिन से दूरी को हम उस सममित संख्या का मापांक कहेंगे। अब ये जैसे ओरिजिन कह रहा है यानी कुछ ग्राफ से रिलेटेड होगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, डिटेल में जानना है तो आप इसका पिछले वाला वीडियो देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, ओरिजिन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कुछ ग्राफ का मामला है। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक, मान लीजिए ये ग्राफ है। अब ओरिजिन कह रहा था, ओरिजिन यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे ओरिजिन होगा। ओरिजिन से दूरी को हम उस सममित संख्या का मापांक कहेंगे। ओरिजिन से दूरी, अब ये दूरी कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी। मान लीजिए कोई भी सममित संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो ओरिजिन से उस सममित संख्या के दूरी को, ये दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, सममित संख्या का मापांक कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को थोड़ा थोड़ा या अच्छी तरीके से, आप यदि पिछला वीडियो को समझ लिए हैं तो आपको यह वाला टॉपिक बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं कि किसी भी सममित संख्या की ओरिजिन से दूरी को हम उस सममित संख्या का मापांक कहेंगे। अब सर हमने तो जान लिया कि मापांक किसे कहा जाता है, लेकिन अब इसको हम दर्शाएंगे कैसे, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन क्या से होगा। तो किसी भी सममित संख्या का मापांक का रिप्रेजेंटेशन यानी कि इसको इस तरीक़ा से दर्शाया जाता है। किसी भी सममित संख्या को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से दर्शाते हैं। उसके बाद यदि आपको उसका मापांक को दर्शाना है तो जेड के पहले एक लाइन खींच दीजिए और जेड के बाद एक लाइन खींच दीजिए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सममित संख्या का मापांक यानी कि मॉडुलस। आगे बढ़ते हुए हम लोग को यह पता चलता है कि सममित संख्या का मापांक का यह एक फॉर्मूला भी होता है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे निकला, ये सभी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा तरीक़ा से समझा के रखा हुआ है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पहले पिछले वीडियो को देखिए। तो यह एक फॉर्मूला होता है कि मॉडुलस ऑफ जेड यानी सममित संख्या का मापांक का फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y²। अब यहाँ पे x क्या है, अब x y यहाँ पे क्या है, उसके लिए आपको इसके और पहले वीडियो देखना होगा जहाँ मैंने समझाया था कि मान लीजिए कोई भी सममित संख्या दिया हुआ है 2 + 3i, तो x जो होता है वो रियल पार्ट होता है यानी वास्तविक भाग होता है, और जो y होता है वो काल्पनिक भाग होता है। इसलिए यहाँ पे x क्या है, सममित संख्या का वास्तविक भाग, और y क्या है, सममित संख्या का काल्पनिक भाग। तो सममित संख्या का मापांक का एक फॉर्मूला होता है जो कि मॉडुलस जेड = √x² प्लस y² होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, ये एक सममित संख्या दिया गया है। क्या दिया हुआ है, सममित संख्या z = 3 + i। अब यदि हम लोग को पूछा जाएगा कि भैया कि बाबू इसका आप मॉडुलस निकालो, यानी इसका आप मापांक निकालो कि इस सममित संख्या का मापांक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को इस मापांक को कैसे दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है, इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप इसके एक स्टेप पहले एक ये वाला आप एक स्टेप पहले ये फॉर्मूला लिखोगे। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ये स्लाइड का प्रॉब्लम था इसलिए मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे सबसे पहले आप ये वो वाला फॉर्मूला लिखोगे कि मॉडुलस जेड = √x² प्लस y²। उसके बाद आप ये स्टेप से प्रोसीड करोगे। तो हमें एक सममित संख्या दिया गया है क्या, 3 + i। यहाँ पे x और y क्या है, तो x मैंने अभी बताया कि x वास्तविक भाग होता है यानी 3, y क्या होता है, काल्पनिक भाग यानी कि 1। इसको डिटेल में समझना है तो आपको पहले वाले वीडियो को देखना होगा बच्चों, जहाँ मैंने इसे पूरे डिटेल में अच्छी तरीक़े से, आसान तरीक़ा से आप सभी को अच्छा से समझाया था। तो यहाँ देखिए ये क्या हुआ, वास्तविक भाग 3 हो गया और काल्पनिक भाग 1 हो गया। तो अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, मॉडुलस जेड = √x² प्लस y²। यहाँ पे x क्या है, 3 है। सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 होना था, यहाँ पे 3 होना था। 3² प्लस 1² 3² का फॉर्म क्या हो जाएगा, 9। 1² का क्या हो जाएगा, 1 √ रहेगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √10। और यही जो √10 आया वो आपका सममित संख्या का मापांक आ गया।
चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सम्मिश्र संख्या दिया गया है 2 - 5i। यहाँ पे x क्या है 2 है, y क्या है -5 है। फिर यदि हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इस प्रश्न में, यानी कि मॉडुलस z = √x² + y², तो हमें क्या मिलता है मॉडुलस z यानी कि सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या मिलेगा, तो √2² + -5 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो √4 + 25 आएगा और अंत में हमें √29 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा प्रश्न में नहीं आते हैं। इसमें बस आपको क्या करना रहता है ना कि आपको कोई सम्मिश्र संख्या दिया रहेगा, उसमें यदि आपको पूछेगा कि इस सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आपको ये जो इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है ना, इमेजिनरी पार्ट, इसका साइन चेंज कर देना है। इसका साइन चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे क्या है x + iy, तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है iy, इसके पहले साइन क्या है प्लस, तो जब इसका संयुग्मी निकालेंगे तो iy के पहले क्या हो जाएगा माइनस। देखिए यहाँ पे z = x + iy था, तो उसका संयुग्मी निकाले तो x = -iy। यदि यहीं यहाँ पे z = x - iy रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता z = x + iy। यानी कि हम लोग को संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट में बस हम लोग को काल्पनिक भाग का चिन्ह यानी कि काल्पनिक भाग के पहले का साइन चेंज कर देना होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, z = 2 + 6i, z = 2 + 6i। तो जब हम लोग इसका संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा 2 का 2 वास्तविक भाग है तो ये तो ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे काल्पनिक भाग क्या है 6i, यानी काल्पनिक भाग क्या है 6, इसके पहले साइन, इसके पहले चिन्ह क्या है एडिशन का यानी प्लस का। अब जब हम इसका संयुग्मी निकालेंगे तो क्या आएगा काल्पनिक भाग का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 2 - 6i हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ दिया गया है z = -4 - 5i, यानी वास्तविक भाग -4 है, काल्पनिक भाग -5i। तो हमने क्या बताया कि वास्तविक भाग को वैसा का वैसा लिख देना है और सिर्फ काल्पनिक भाग का जो चिन्ह है, जो साइन है उसके पहले, उसको चेंज कर देना है। यदि एडिशन में हो तो सब्ट्रैक्शन में कर देना है, यदि सब्ट्रैक्शन में हो तो एडिशन में कर देना है, यानी कि जोड़ हो तो घटाव कर देना है और घटाव हो तो जोड़ कर देना है। तो यहाँ पे z = -4 - 5i है, तो वास्तविक भाग -4 है, इसको ऐसे कैसे लिख दिए। काल्पनिक भाग क्या है -5 है। अब -5 है तो इसके पहले साइन क्या है माइनस है, तो हमने अभी बताया कि साइन चेंज कर देना है। तो 5i का 5i ऐसे लिखा गया। अब 5i के पहले क्या था माइनस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को कॉन्जुगेट यानी कि सम्मिश्र संख्या का ये संयुग्मी भी बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ तत्समक यानी कि आइडेंटिटीज़ के बारे में, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह एक आपको शॉर्ट ट्रिक का भी काम करेगी। तो यहाँ पे आपको कुछ ये तत्समक मिल जाएंगे, जिससे आप लोग ये कुछ एग्जाम्पल से के द्वारा अपने नोटबुक में अपने कॉपी में सॉल्व करके समझ सकते हो। समय की पाबंदी होने की वजह से हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे देखिए कि यदि कोई भी सम्मिश्र संख्या का ये मॉडुलस यानी कि मापांक ऐसा मल्टीप्लाई में दिया जाएगा तो वो अलग अलग भी लिखा सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि कॉन्जुगेट भी मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो भी अलग अलग लिखा सकता है। डिवीज़न में भी वही होगा, डिवीज़न का कॉन्जुगेट अगर रहेगा तो वो भी अलग अलग लिखा जाएगा, बशर्ते यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या हो वो 0 ना हो, क्योंकि यदि 0 हो जाएगा तो वो डिफाइन नहीं होगा। उसके बाद ये जो यदि दो सम्मिश्र संख्या डिवीज़न में है और इसका मापांक निकाला जा रहा है तो आपको
इसी प्रकार करना है कि मापांक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा, यानी ऊपर का मापांक निकाल लीजिए, नीचे का निकाल लीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। बस यहाँ पे भी एक शर्त है कि Z2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो फिर वह फंक्शन ये डिफाइन ही नहीं होगा। उसके बाद ठीक उसी प्रकार एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए है, क्या है कि यदि एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको ऊपर ये कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी दिया है तो वो भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए Z1 प्लस Z2 है तो क्या हो जाएगा, ऊपर मान लीजिए संयुग्मी दिया हुआ है तो Z1 प्लस ऊपर का ये संयुग्मी प्लस Z2 का संयुग्मी, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी संयुग्मी बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार आप अपने NCERT बुक या फिर किसी भी रेफरेंस बुक को पढ़ लीजिए, आप सभी को इस टॉपिक से जुड़े 100% जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।